अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल अपडेट्स। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला इलाके में और एमआईएम के हेड ऑफिस में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद उमर साहब, जो एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष हैं। बेसिकली ताल्लुक ये बिहार से रखते हैं। बिहार के सासाराम में एक जगह है चिनारी विधानसभा, वहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं। एमसीए किए हुए हैं, वेल एजुकेटेड हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। आइए सीधे इनसे जानते हैं कि साहब एक ज़िला अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने पार्टी को बढ़ाने में, बनाने में, संवारने में क्या कुछ कर रहे हैं, कितना इनका योगदान ये दे रहे हैं और कहाँ तक पार्टी जो है दिल्ली जैसे शहर में डेवलप कर चुकी है। आइए सीधे जानते हैं। मेरा नाम जाहिद उमर, जैसे आपने बताया, और मैं बेशक एमआईएम के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक मर्द मुजाहिद की पार्टी है जो वाकई एक आवाज़, बेबाक आवाज़ जो है, उनसे उस आवाज़ को देखकर हम लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। और इस पार्टी को 5 साल पहले ही ज्वाइन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसा विस्तार हो गया ओखला के अंदर कि हर बच्चा बच्चा एमआईएम को जानने लगा है। और ये हमारी मेहनत नहीं है, असद साहब की मेहनत है, उनकी आवाज़ है, उनकी पहचान है। और उनकी पहचान को ही हम लोग लेकर डोर टू डोर लोगों के पास जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी स्थिति पर हम लोग पहुँचे कि एक विधानसभा जीतने के कंडीशन पे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, हर इलाके में आप जिधर जाएंगे उधर बूथ इलाके, आप हाजी कॉलोनी देख लें, गफ्फार मंजिल देख लें, या फिर ओखला बिहार देख लें, बटला हाउस देख लें, जाकिर नगर देख लें, अबुल फजल, शाहीन बाग, खादर, हिंदुओं के बस्तियों के इलाकों में हम लोग घुस चुके हैं। और वहाँ भी बूथ की कमेटियाँ हम लोग बना कर तैयार कर रखे हैं। सदर साहब का आदेश होगा तो हम उनके आदेश का हम पालन करेंगे और चुनाव में जाएंगे। चलिए, माशाल्लाह, अच्छी बात है। जाहिद साहब, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जाहिर है सीधे तौर पर एक सवाल बिहार से बनता है। अभी आपकी पार्टी का खाता खुला है और आपकी पार्टी ने इतिहास रचा है, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, मैं तो मुबारकबाद दूंगा अख्तर इलीमान साहब को, जो बेशक 4 साल से मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को। और हम लोग भी अभी कुछ दिन पहले उनके चुनाव में, जब लोकसभा की चुनाव थी, हम लोग भी गए थे वहाँ पर। 16 दिन हम लोग बिताए किशनगंज के अंदर। और हमारा जो क्षेत्र मिला था वो ठाकुरगंज के इलाका जो मिला हुआ था, उस इलाके में हमने भी देखा जो कांग्रेस का एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था। और उसमें भी इन्होंने, अख्तर इलीमान की मेहनत है, जो सेंध लगा चुके हैं। वहाँ भी हम लोग 37,000 समथिंग वोट लेकर आए थे। और कुछ कमियाँ रह गई जिसके वजह से ज़्यादा 50+ क्रॉस होना चाहिए था। कुछ कमियाँ थी जिसमें नहीं कर पाए, और मेहनत की ज़रूरत थी हमें, लेकिन टाइम वक्त कम था और उसमें नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस के इलाके में भी सेंध मारना, जहाँ पर मौलाना इसरारुल हक साहब की सरजमी है, वहाँ के ताल्लुक़ रखते हैं, उनके आसपास जाकर और एमआईएम के लिए काम करना बहुत बड़ा चुनौती था। और वहाँ हम लोगों ने काम किया और वहाँ पे लेकर आए, 37,000 वोट लेकर आए। और अभी रिसेंटली में आप देख रहे हैं कमरुल हुदा साहब एक किशनगंज से विधायक हो गए। जब किशनगंज हम लोग लोकसभा में लड़े थे, इसी विधानसभा पे हमें 55,000 वोट आए थे, 50,000, माफ़ कीजिए, 50,000 वोट आए थे। और आज हम लोग 70 क्रॉस कर गए। तो अख्तरुल ईमान की ये कामयाबी है, मेहनत है। साथ साथ उनके साथ जो आफ्ताब साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं, आदिल हसन आज़ाद साहब हैं, उन सब की मेहनत है, पूरी टीम उस पर काम कर रही है। जब किशनगंज में जीती और जीत का सेहरा जब बंधा कमरुल हुदा साहब के सर पे, तब से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से तरह तरह के बयान आते हैं। आपने सुना होगा कि गिरिराज सिंह ने भी काफ़ी विचित्र किस्म का बयान दिया है और उस पर कई लोगों ने उसका खंडन भी किया है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर ओवैसी साहब जैसी पार्टियां, उनकी पार्टियां अगर बिहार में पैर पसारती है, तो जो दूसरे लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं मुसलमानों के वोट्स पे, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, वो राजनीति नहीं करते हैं, उन लोग एक बिज़नेस बना लिए हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो अपना बिज़नेस करते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है कि असल अब राजनीति होने लगी है एमआईएम के आने की वजह से। और जो डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, आज तक 70 साल, देश आज़ादी के बाद 72 साल हो गए। आप किशनगंज का इलाका देख लीजिए, एक रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए सही से लोगों को खाना नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रोड नहीं है, ना अस्पताल है, कोई चीज़ नहीं है। तो एक साहब कुछ लोग जाहिर साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि 2014 यानी 2014 के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी एक मेन स्ट्रीम में आए, ठीक उसी तरह से उन्हीं के साथ साथ जो है ओवैसी साहब को लाया गया। उन्हें इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों का वोट को डिस्ट्रॉय किया जाए। क्या ये सही है?
नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये। इल्ज़ाम जो है कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका वोट एक परसेंटेज। सवाल पूछना लाजमी है कि नहीं नहीं, साहब बिल्कुल उसी का जवाब मैं 2014 से पहले ओवैसी साहब कहीं नजर नहीं आते थे उसी ना। का जवाब दे रहा हूँ कि 2014 से पहले हम लोग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग तेलंगाना में थे। मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उन्हें दिखाया भी नहीं, शो भी नहीं हुए थे। दिखाया इसलिए नहीं कि क्योंकि वो डेवलपमेंट की काम वहाँ करते थे। एक हिंदुस्तान जिस की तरह से आवाज़। अभी अभी जिस तरह से तमाम तर मीडिया, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है, जिस तरह से तमाम तर मेन मीडिया उनको फोकस करती है, उन पर फोकस करती है, क्या नहीं लगता आपको कि 2014 से पहले कहीं किसी मेन स्ट्रीम में नजर आते थे वो? देखिए क्या है कि उनकी बातों को हर कोई सुनता है, और एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर है, डिग्री है उनके पास, और हर जवाब वो तर्क के साथ देते हैं। एक 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 व्यूवर हर कोई चैनल वाला भी देख रहा है। आप आज तक देखिए या एबीपी न्यूज़ देखिए, हर कोई अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है। तो जिधर दिखता है वही बिकता है। असदुद्दीन ओवैसी को आजकल गलत हो या सही हो, हर कोई सुनता है, या विपक्ष वाला हो या पक्ष वाला हो, तो हर कोई सुनता है, तो व्यूवर ज़्यादा उनके। अच्छा, सोशल मीडिया में लगातार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि साहब ओवैसी साहब अपने घर से तो लिमिटेड सीट्स पे इलेक्शन लड़ते हैं, जबकि महाराष्ट्र में सारे सीट्स पे जो है अपने उम्मीदवार उतार देते हैं। तो उनका ये एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं ओवैसी साहब की तरफ से सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्या कहते नहीं, अगर बीजेपी को फ़ायदा होता तो हम पूरे सीट पर वहाँ पे भी लड़ते तेलंगाना में। इससे पहले आप चुनाव जब देख लेंगे, 2014 में हम लोग जब चुनाव लड़े थे, वहाँ पे मैक्सिमम सीटों पे हम लोगों ने लड़ा था, जहाँ जहाँ हमारी काम हो रहे थे। लेकिन इस बार टीआरएस के साथ हमारा इंटरनल गठबंधन था, बीजेपी को कहीं ना कहीं हराना था, इसलिए हमने लिमिटेड सीट पर लड़ा कि कहीं हमारे दोनों के बीच में अलग वोटों की बिखराव ना हो और बीजेपी फ़ायदा में आ जाए। तो एक लिमिटेड जहाँ हम मजबूत थे 8 सीटों पे, उसी सीट पर हम लड़े। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से झारखंड और बिहार में आपने ऐलान किया है साहब कि हम जो है तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि अगर ओवैसी साहब के कैंडिडेट्स आएंगे हर जगह से तो मुसलमानों का जो वोट होगा, जाहिर है वही कहीं ना कहीं जो है तकसीम होगा, क्योंकि नॉन मुस्लिम वोट्स तो मुत्तहिद है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सियासत में आप आए हैं तो ये सब चीज़ें, इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं लोग, उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बिहार के अंदर। अभी आप रिसेंटली में देखे होंगे, 1 महीना पहले पूरी यूथ टीम जो थी आदिल हसन आज़ाद साहब के अगुवाई में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आपको बेटिया, चंपारण, हर इलाके में जाकर कमेटियाँ बनाई। और इंशाल्लाह हो सकता है कि अभी 1 हफ्ते बाद, और गंगा इस पर आप जब देखेंगे, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, ऑलरेडी मैंने जाकर अभी सासाराम में एक मीटिंग की थी। कैमूर ज़िले में मैंने मीटिंग एक की थी, वहाँ भी ये संगठन बना दिए हैं। तो अभी अख्तरुल ईमान साहब की हिदायत पे उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते बाद हम लोग एक शेड्यूल फिर बनाएंगे। और गंगा इस बार भी पूरे बक्सर ज़िला हो या औरंगाबाद हो या रोहतास हो या कैमूर हो, आपको भोजपुर हो, गया हो, हर जगह टीमें तैयार है वेलकम करने के लिए अख्तरुल ईमान के। तो हर जगह लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको जो डेवलपमेंट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा, जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा कर रखे हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो हम लोग मुस्लिम बस्तियों में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में देखते हैं कि कहीं स्कूल की व्यवस्था नहीं है, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ जब देश आज़ाद हुआ था कि सबको सम्मान अधिकार दिया गया था कि सब बराबर के अधिकार हैं, लेकिन एक यहाँ पर देश आज़ादी के बाद एक हिंदू को एक अलग में बांट दिया गया, मुसलमान को अलग में बांट दिया गया, मुसलमान इलाकों को डेवलपमेंट से मरहूम कर दिया गया, ना उनको हॉस्पिटल दी गई, ना उनको स्कूलें दी गई, ना कॉलेजेस मिले। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि राजनीति में नहीं आएंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं अच्छा, मिली। आप अख्तरुल ईमान साहब का जिक्र करते हैं और इलाके में आगामी विधानसभा को लेकर के उनके शहदाई लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि आपको विधानसभा में आना चाहिए, क्योंकि आप अख्तरुल ईमान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपके हिसाब से क्या उन्हें विधानसभा में आना चाहिए या फिर सांसद की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मेरा जो मशवरा है, उनको तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं, और सीमांचल के इलाके से ऑलरेडी जो सीटें हैं सीमांचल की, आप बहादुरगंज देख ले या ठाकुरगंज देख ले, या बैसी हो या मौर हो, या फिर आपको अररिया हो, जो कि हाट हो, हर इलाके में आपके पास कैंडिडेट एक एक नहीं 10-10 कैंडिडेट है आपके पास। और उनको उम्मीद देना, एक मौका देना चाहिए उनको, क्योंकि अख्तरुल ईमान एक सांसद के कैंडिडेट है, और सांसद इंशाल्लाह अगली बार 110% वो बन रहे हैं। इस बार कुछ कमियाँ रह गई जिसकी वजह से हम लोग नहीं पढ़े, क्योंकि थोड़ा सा डोर टू डोर हम लोग कर नहीं पाए, इसलिए तो इस बार ही जीते हुए थे वो। तो थोड़ी सी कमियां हैं, और उस कमियां को इंशाल्लाह हम लोग इस 3 साल 4 साल के अंदर में उसको कवर कर पाएंगे। उनको जितना हो सके, जितने एमएलए जीत कर आए, उनको विधानसभा में पहुंचानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। चलिए जाहिद साहब, आखिर में एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। जिस तरह से बिहार वालों ने और ख़ासकर किशनगंज वालों ने, मुस्लिम अक्सरियत वाले ज़िले के लोगों ने
कमरुल हुदा को जिता करके एक मैसेज दे दिया पूरे देश भर को कि साहब मुसलमान यहाँ का मुत्तहिद है और एमआईएम जीत सकती है यहाँ से। ठीक उसी तरह से अगर हम ओखला की बात करें, यहाँ भी पूरा का पूरा सारा का सारा जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी एमआईएम के उम्मीदवार को जीत हासिल हो सकती है? बिल्कुल इंशाल्लाह एकदम बिल्कुल ही जीत होगी यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जब रोडों पे निकलते हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, तो हर लोगों के ज़बान पे एक ही नाम है, असदुद्दीन ओवैसी। आज हर कोई बोलता है कि नहीं एमआईएम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, और एमआईएम चुनाव लड़ेगी तो मैं वोट अपने एमआईएम को ही दूंगा, कैंडिडेट जो भी हो। और हमसे बोल रहे हैं क्योंकि हर इलाके में हम लोग हाजी कॉलोनी हो, गफ़ार मंजिल हो, ओखला बिहार हो, या फिर आपको शाहीन बाग, अबुल फजल, जाकिर नगर, बटला हाउस, हर इलाके से एक ही आवाज़ आ रही है कि एमआईएम का कैंडिडेट होना चाहिए। एक आवाज़ जो बटला हाउस का इनकाउंटर जब हुआ था, तो एक उम्मीद लोग किए थे कि आम आदमी पार्टी आएगी तो इसके ऊपर एक जांच कराई थी, एसआईटी जांच कराएगी, क्योंकि केजरीवाल साहब भी बोल के गए थे यहाँ पर, लेकिन वो सब चीज़ नहीं कराया गया, क्योंकि बटला हाउस के नाम पर हमें एक आतंकवादी का धब्बा जो लगाया गया। तो एक नज़र लोग जो देख रहे हैं कि एमआईएम के लोग जो होते हैं विधानसभा में जाते हैं तो एक आवाज़ बनते हैं, और ये आवाज़ बनकर हो सकता है बटला हाउस की आवाज़ बनेंगे, बटला हाउस की इंक्वायरी कराएंगे, और जो हमारे ऊपर जो काले धब्बे लगे हुए हैं उसको दाग को हटाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं जनाब जाहिद उमर साहब, लगातार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हमसे बता रहे थे किस तरह से एमआईएम अपने एजेंडे पे काम करती है, और उन्होंने बटला हाउस इनकाउंटर का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी यही कोशिश रहेगी कि साहब अगर हमें अवाम जिताती है तो बटला हाउस इनकाउंटर का जो इनकाउंटर का निष्पक्ष जांच कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हम आप तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।